जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 11 जून 2026 और 11 जून 2026 को जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लगातार 2 कार्यालय तक सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी नरेंद्र मोदी, डी पीवी नरसिम्हा राव। जिसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी, और वे 2014 से लगातार भारत के प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत हैं और वे लगातार 2 पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री में शामिल भी हो चुके हैं, जिन्होंने 2 कार्यकाल लगातार पूरा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 7 जून, सी 10 जून, डी 21 जून। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10 जून। अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद दिवस 10 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 7 जून 2024 को एक प्रस्ताव में ली गई थी। इस प्रस्ताव को चीन ने प्रस्तुत किया था, जिसमें 80 से अधिक देशों का सह प्रयोजन इसमें शामिल हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद दिवस है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, इसका उद्देश्य है अंतर सांस्कृतिक समझ, सम्मान और वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देना। इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद दिवस मनाया गया, इसकी थीम भी पूछी जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट, इसकी थीम है 2026 की यूथ डायलॉग ऑन फ्यूचर एलोंग द स्किल रोड्स। ये इसकी थीम है। तो थीम याद रखिएगा, कब मनाया जाता है याद रखिएगा, और कब से मनाया जा रहा है ये भी याद रखिएगा। अगला, अब बात आ रही है अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, तो एक नज़र में देख लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून, बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, बुद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून, अफ्रीकी बाल दिवस 16 जून, मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून, सतत भोजन दिवस 18 जून, संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून, और विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व संगीत दिवस 21 जून, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून, नाविक दिवस 25 जून, मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून, यातना पीड़ितों के समर्थन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस 27 जून, उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इजराइल ने हाल ही में किस भारतीय ऐतिहासिक व्यक्ति की प्रतिमा अपने शहर में स्थापित करने की घोषणा की है? इजराइल में भारत के महापुरुष की प्रतिमा बनेगी, लेकिन किसकी बनेगी? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, इसके विकल्प हैं महाराणा प्रताप ए, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी छत्रपति वीर शिवाजी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो सही आंसर है वह है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी प्रतिमा इजराइल के एक बड़े शहर में स्थापित होगी। छत्रपति वीर शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में हुआ था और 6 जून 2026 को शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी इजराइल में स्थापित की जाएगी। इसकी घोषणा किसने किया है? तो अभी इस योजना की घोषणा मुंबई में इजराइल के एक महावाणिज्य दूत आए थे, जिनका नाम है यानीव रेवाच। इसने इसकी घोषणा की है। आपको बता दें कि भारत और इजराइल के बीच में 1992 से राजनीतिक संबंध स्थापित है और उसी संबंध को मजबूत करने के लिए इजराइल अब छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है अपने एक बड़े शहर में स्थापित करेगा। अब बात आई है इजराइल की, तो याद रखिएगा, इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, राष्ट्रपति है इजराइल के इसहाक हरजोन, वहाँ की जो मुद्रा है इजराइल की वो है नई शेकल,
पड़ोसी देश की बात करें तो इजराइल, आप देख सकते हैं मैप में, एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा देश है इजराइल। और इजराइल के पड़ोसी देश की बात करें तो लेबनान, ये लेबनान है उत्तर में। सीरिया, सीरिया भी उत्तर पूर्व में है लगभग। और फिर जॉर्डन, यह पूरी तरह पूर्व में है जॉर्डन। और मिस्र जो है ये दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, तो इतने देशों के साथ अपनी सीमा बनाने वाला देश है इजराइल। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में ईजी कनेक्ट फ्लाइट्स मॉडल में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? ईजी कनेक्ट फ्लाइट्स मॉडल में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर, ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी जयपुर, डी भोपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है वाराणसी। ईजी कनेक्ट फ्लाइट में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया है वाराणसी। इस व्यवस्था में होगा क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय यात्री वाराणसी में ही आवागमन और सामान संबंधी औपचारिकता पूरी कर सकते हैं। यह पहल भारत की हब एंड स्पोक विमान योजना के तहत शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य यात्रियों को दिल्ली में दोबारा औपचारिकता पूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट वाराणसी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी जा सकती है। और इसकी घोषणा किसने की है पूछा जा सकता है, तो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, इनने इसकी घोषणा की है। याद रखिएगा, ईजी कनेक्ट फ्लाइट कहाँ से, ये मॉडल कहाँ से शुरू होगा? वाराणसी। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वाराणसी किस राज्य में स्थित है। और कुछ नई योजनाएं जो पहली बार शुरू की गई थी, जैसे अभी उत्तराखंड के देहरादून में राज्य की विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार STI नीति 2026 लागू किया है, पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। वहीं विनिमय डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता से। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए। वहीं कर्नाटक के वेमगल में भारत का पहला H125 हेलीकॉप्टर निर्माण मॉडल एयरबेस और स्थापित किया जा रहा है कर्नाटक के वेम्बल में, और इसे टाटा समूह के सहयोग से बनाया जा रहा है। H125 हेलीकॉप्टर निर्माण मॉडल एयरबस, जो ये कहना चाहिए एक निर्माण इकाई बनाई जा रही है कर्नाटक के वेमगल में। और केरल के तिरुवनंतपुरम में अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा के विस्तार से जुड़ी नई रेल परियोजना शुरू की गई है केरल के तिरुवनंतपुरम में। वहीं पर वाराणसी देश का ऐसा पहला शहर बना है जहां अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए वन स्टॉप यात्रा सुविधा मॉडल शुरू की गई है। हाँ, उत्तराखंड ने STI नीति 2026 लागू कर दिया है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से पहली बार किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि हाल ही के राज्यों में किए गए हैं। इनको याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने जल सुधार संबंधी समझौता ज्ञापन किस राज्य के साथ हस्ताक्षरित किया है? ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। तो इसका जो सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम जल सुधार संबंधी समझौता जो केंद्र सरकार ने किया है सिक्किम राज्य के साथ किया है। तो केंद्र और सिक्किम राज्य मिलकर के क्या करेंगे? तो ग्रामीण जल प्रबंधन को सुधार करेंगे, और यह समझौता जल जीवन मिशन का द्वितीय चरण का मिशन है। और हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल, और सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तंगमा। तो इनका नाम याद रखिएगा। अगला याद रखिएगा, भारत सरकार ने नागालैंड सरकार के साथ मिलकर के और ENPO के साथ मिलकर के भारत के 6 जिलों के लिए सीमांत नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण का गठन किया है नागालैंड में, ये भी याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा 9 जून 2026 को लॉन्च किया गया विनिमय क्या है? ए सीमा सुरक्षा बल का नया प्रशिक्षण पोर्टल, बी भूमि बंदरगाहों के लिए एकीकृत डिजिटल प्रबंध प्रणाली, सी राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी प्रणाली, डी समुद्री बंदरगाहों के लिए कार्गो ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म। तो इसका सही आंसर है ये भूमि बंदरगाहों के लिए केंद्रीकृत डिजिटल प्रबंध प्रणाली है जिसका नाम है विनिमय। विनिमय भारत के कृषि बंदरगाहों के लिए केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह कार्गो,
यात्री और वाहन प्रसंस्करण को एक ही इंटरफेस पर एकत्रित करता है, एक ही जगह से सारी चीज संचालित हो जाएंगी। और भारत में 15 भूमि बंदरगाह संचालित हैं, 11 नए बंदरगाह इसमें प्रस्तावित है। और विनी में जो है केंद्र सरकार की स्मार्ट बॉर्डर पहल का भी हिस्सा है। इसमें भूमि बंदरगाहों पर लगभग 90% कागजी कार्रवाई कम हो जाएगी। और लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 2010 के अधिनियम के तहत की गई है। भूमि बंदरगाह सड़क और रेल मार्ग से होने वाले सीमा पार आवागमन को संभालते हैं। ठीक है। और भारत की भूमि सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है, ये नाम याद रखिएगा। और भूमि बंदरगाहों के लिए केंद्रीकृत डिजिटल प्रबंधन प्रणाली शुरू की है विनी में। अब नई कुछ प्रणालियां हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जैसे लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये है सीमा बंदरगाहों पर व्यापार और यात्री आवागमन को डिजिटल बनाने हेतु। वहीं स्टार एनपीएस प्लेटफॉर्म, ये है एनपीएस में ऑनलाइन पंजीकरण हेतु। ठीक है। भव्य पोर्टल हाल ही में शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है औद्योगिक पार्कों की योजना एवं निगरानी हेतु पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई है, केंद्रीय मंत्री। वहीं पर एक न्यू BIS स्टैंडर्डाइज पोर्टल भी शुरू किया गया है और इसे शुरू करवाया है, इन्हें लॉन्च किया है प्रहलाद जोशी जी ने, मानवीकरण प्रक्रियाओं को डिजिटल करने के लिए। एक प्रोजेक्ट गंगा पोर्टल भी शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट गंगा पोर्टल शुरू किया गया है ब्रॉडबैंड और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हाँ, एक ECGNS जैमर प्रणाली भी शुरू की गई है। ये है दुश्मन के ड्रोन और GPS निर्धारित हथियारों को निष्क्रिय करने हेतु रक्षा मंत्रालय ने विकसित किया है। एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग मैकेजिंग सिस्टम OSM हाल ही में शुरू किया गया है CBSE द्वारा। क्यों किया गया है? उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन हेतु। तो ये महत्वपूर्ण पहल थी, इनका नाम भी याद रखिएगा और किस उद्देश्य से शुरू की गई है ये भी याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? A किरण चौधरी, B रेणु भाटिया, C सावित्री जिंदल, D सुनीता दुग्गल। इसका जो सही आंसर है वह है रेणु भाटिया। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने पद छोड़ने का कारण व्यक्तिगत कारण बताया है। बात आइए पंजाब की हरियाणा की। तो याद रखिएगा हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़ है। हरियाणा का राजकीय पशु काला हिरण है। हरियाणा की जो मुख्य भाषा हिंदी है। यहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं और यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। और ये पंजाब और इधर देख सकते हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से अपनी सीमा बनाने वाला राज्य है। इधर हिमाचल प्रदेश से भी अपनी सीमा बनाता है, आप देख सकते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ये इधर पंजाब से अपनी सीमा बनाने वाला राज्य है हरियाणा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डबल IMP लगा दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में आएगा ही। हाल ही में गंगा परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? A बिहार, B उत्तर प्रदेश, C उत्तराखंड, D मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। गंगा परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है और इसका मुख्य उद्देश्य पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य है गांव के अंतिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी को पहुंचाना। इसका शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लखनऊ से शुरू की है इन्होंने और इस पहल में हिंदुजा ग्रुप महत्वपूर्ण भागीदारी दे रहा है। CM युवा योजना के तहत भी युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। गंगा परियोजना से चयनित युवा भी ऋण सुविधा का लाभ ले सकते हैं डिजिटल सेवा के लिए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में निधन हुए भारतीय राजा किस क्षेत्र से संबंधित थे? A राजनीति, B खेल, C फिल्म एवं सिनेमा जगत, D विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। डियर स्टूडेंट इसका सही आंसर है फिल्म एवं सिनेमा जगत। जिनका निधन हुआ भारतीय राजा, ये तमिल सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और अभिनेता भी थे और ये इन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अब निधन की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया है देख लेते हैं। माधव गाडगिल जी का निधन हो गया जो कि परिणामविद थे
अभिजीत मजूमदार संगीतकार थे। मनोज कोठारी जी पूर्व बिलियर्ड्स चैंपियन भारत के थे। सुरेश कलमाड़ी जी ये भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष थे। आंद्रे बेतेइले ये समाजशास्त्री भी थे। ह्यूम गेंडर भारतीय नौसेना अधिकारी और पूर्व कमांडर थे। प्रवीणा देशपांडे अभिनेत्री थी। अजित पवार जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। एच.के. दुआ ये पत्रकार थे। बीरन सिंह एंटी ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। आशा भोसले जी प्रसिद्ध गायिका थी। मोहसिना किदवई ये पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे। कुशल दास खेल प्रशासक और भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के पूर्व महासचिव थे। मधु मल्होत्रा जी का निधन हो गया, जो कि हिंदी सिनेमा की वरिष्ठ कलाकार थी। तो इनका नाम याद रखिएगा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। जब भी जिनका निधन होता है तो किस क्षेत्र से संबंधित थे ये जरूर याद रखें, और वो किस राज्य से थे ये भी याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस मंच ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया है? A. UPI, B. GeM, C. डिजी लॉकर, D. आधार सेवा केंद्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है GeM, सरकारी ई मार्केट प्लस पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो चुका है। और GeM में भाग लेने वाले सूक्ष्म लघु उद्योगों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 थी, जो बढ़कर के 12 लाख हो गई है। महिला स्वामित्व वाले MSE की भागीदारी 268 से बढ़कर 2.16 लाख से अधिक हो गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना पोर्टल का शुभारंभ नई दिल्ली में किसने किया? A. नरेंद्र मोदी जी, B. अश्विनी वैष्णव, C. पीयूष गोयल, D. नितिन गडकरी जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है पीयूष गोयल जी। भव्य का इसका जो पूर्ण नाम होता है वो है भारत औद्योगिक विकास योजना, भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम भव्य पोर्टल का शुभारंभ 8 जून 2026 को नई दिल्ली में किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भी पूछा जा सकता है। उद्देश्य याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों की स्थापना करना। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका उद्देश्य भी याद रखें डियर स्टूडेंट। हाँ, कितने पैसे लग रहे हैं ये पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? 33,660 करोड़ रुपए। इस योजना के समय अगले 6 वर्षों में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण योजना है भव्य। आगे बढ़ते हैं। आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? ये डबल IMP क्वेश्चन है, नोट डाउन कर ले, पहले काफी निकालें और लिखें। ध्यान से सुने। A. निर्मला सीतारमण, B. शोभा करंदलाजे, C. किरण रिजिजू, D. पीयूष गोयल। बिल्कुल सही आंसर है इसका शोभा करंदलाजे। 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया है और इसका नेतृत्व किया है हमारे देश के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे। हाँ, इससे क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? तो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित हुआ 2026 में कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2026 की कौन सी बैठक संपन्न हुई? तो याद रखिएगा 114वां सम्मेलन है ये। हाँ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समावेशी विकास, लैंगिक समानता और सामाजिक संवाद पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। तो अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन करता है और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्टकट में हम ILO कहते हैं। और ILO का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और ILO को वर्ष 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इतने क्वेश्चन बनते हैं एक प्रश्न से, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आगामी एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब अंतर्राष्ट्रीय कुछ सम्मेलन हुए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जैसे 8वां कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफर ऑफ द कॉमनवेल्थ जो समिट हुई, ये नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। एक 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई 2026 में, कहाँ पर हुई थी? मॉरिशस में। तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने भी इसमें भाग लिया था। हाँ, एक ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई, कहाँ पर हुई? ब्राज़ील में। किसने भाग लिया? एस जयशंकर प्रसाद, जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। हाँ, और अभी जेनेवा में 114वीं कॉन्फ्रेंस ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई। कहाँ पर संपन्न हुई? जेनेवा में। किसने भाग लिया? शोभा करंदलाजे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस सिस्टम का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है जिसका उद्देश्य है सीमा प्रबंधन को डिजिटल और सुरक्षित बनाना? ए, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल, बी, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, सी, डिजिटल इंडिया पोर्टल, डी, सीमा सुरक्षा नेटवर्क। तो हाल ही में अमित शाह जी द्वारा जो शुभारंभ किया गया है, इसका नाम है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। और इसका मुख्य उद्देश्य पूछा जा सकता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है सीमा पार व्यापार, यात्रियों की आवाजाही को पूरी तरीके से डिजिटल और पारदर्शी बनाना। इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। इसमें क्या होगा? तो इसमें जो चौकसियां हैं, जहाँ पर निगरानी रखी जाती है, आवागमन के लिए जो चौकियां बनाई गई है, वहाँ पर पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटलीकरण किया गया है। इसका नाम है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में 832.25 करोड़ की कोलकाता पोर्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना किस कंपनी को प्रदान की गई है? हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि पोर्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन ये भी बनता है कि पोर्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ठीक है। हाँ, ये किस कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही है? विकल्प है ए, अदानी पोर्ट्स, बी, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, सी, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर, डी, रिलायंस इंफ्रा। इसका जो सही आंसर है वो है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर कोलकाता पोर्ट कंटेनर टर्मिनल की परियोजना शुरू कर रहा है। और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी ने 832 करोड़ की कंटेनर टर्मिनल परियोजना को लीडर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह परियोजना नेताजी सुभाष डॉक में, अर्थात एक डॉक है जहाँ पर कलकत्ता में डॉक सिस्टम है, इसका नाम है नेताजी सुभाष डॉक। यहाँ पर क्या है, डिज़ाइन होगी और बिल्डअप किया जाएगा, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफ़र, ये सभी मॉडल एक ही स्थान पर किए जाएंगे कोलकाता पोर्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना के तहत। इसमें 2 नए कंटेनर बर्थ बनाए जाएंगे उनकी देखभाल के लिए, मर्ज करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? ए, अंकिता रैना, बी, सृष्टि किरण, सी, सानिया मिर्जा, डी, वैदेही चौधरी। इसका जो सही आंसर है वो सृष्टि किरण विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। सृष्टि किरण बेंगलुरु की है और 13 वर्ष की है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी भारत की कौन बनी? सृष्टि किरण। सृष्टि किरण किस राज्य से है? तो ये कर्नाटक से है। कर्नाटक में भी किस शहर से है? बेंगलुरु से। कितने वर्ष की है? 13 वर्ष की है। और इन्होंने अंडर 13 टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है, याद रखिएगा। हाँ, इन्होंने लगातार 5 ITF जूनियर खिताब जीतकर अपनी उपलब्धि हासिल की है। वे ITF वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर J100 ग्वाटेमाला में उपविजेता रही थी, ग्वाटेमाला में आयोजित हुई थी। सृष्टि किरण ने ITF जूनियर रैंकिंग में केरे की सर्वश्रेष्ठ 397 रैंक हासिल की और विश्व स्तर पर अंडर 13 खिलाड़ियों में सर्वोच्च रैंकिंग है इसकी। यह केवल 8 रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर उपलब्धि हासिल की है, जबकि रैंकिंग के लिए अधिकतम 10 टूर्नामेंट में गिना जाता है। लेकिन बहुत अच्छी उपलब्धि है। टॉप रैंकिंग पर है सृष्टि किरण, जो कि मात्र 13 साल की हैं। अब विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। टेनिस ATF पुरुष में जैनिक सिनर नंबर 1 खिलाड़ी है। वहीं टेनिस WTA महिला में ईगा स्वीटेक नंबर 1 खिलाड़ी है। और क्रिकेट टेस्ट बल्लेबाजी में जू रूट ये पहले नंबर पे हैं।
क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी में विराट कोहली पहले नंबर पे हैं। शतरंज में आर प्रज्ञानयन विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी में शामिल हैं। एथलेटिक्स 100 मीटर में फर्डिनांडेस ओमनयाला ये शीर्ष स्थान पर है। और बैडमिंटन पुरुष एकल में CUQ विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी है। तो ये नंबर 1 खिलाड़ियों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में 90 मीटर से अधिक जेवलिन थ्रो करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ए नीरज चोपड़ा, बी अरशद अदनीन, सी रुमेश थरंगा पथिराज, डी चेंग चाओ सून। सही आंसर है रुमेश थरंगा पथिराज। जेवलिन थ्रो में 92.62 मीटर का थ्रो कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने रोम डायमंड लीग 2026 में यह कारनामा करा है और वे 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई जेवलिन थ्रो खिलाड़ी बन गए हैं। जेवलिन जानते हो क्या होता है? भाला फेंक। हाँ, 92.62 मीटर का थ्रो किसी भी एशियाई खिलाड़ी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आपको नाम बता दें रुमेश, तो रुमेश कहाँ के खिलाड़ी हैं भैया? ये किस देश के हैं? तो श्रीलंका के हैं। इनकी उम्र कितनी है अभी? तो इनकी उम्र 23 साल है। याद रखिएगा 2026 के सीजन में 90 मीटर से अधिक थ्रो करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं 2026 में। और इससे पहले जेवलिन में 90 मीटर पार करने वाले अन्य एशियाई खिलाड़ी की बात करें तो चेंग चाओ सूंग और नीरज चोपड़ा और अरशद अदीम इसमें शामिल हैं। आपको बता के बड़ा आश्चर्य होगा कि रुमेश थरंगा पहले क्रिकेटर थे। क्रिकेटर को छोड़ करके, एक तेज गेंदबाज थे, उन्हें क्रिकेट को छोड़ करके जेवलिन थामा और उसमें भी रिकॉर्ड बना दिया। कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये हैं श्रीलंका के। नीरज चोपड़ा भारत के पहले 90 मीटर पार करने वाले जेवलिन खिलाड़ी हैं और वहीं पर पाकिस्तान का खिलाड़ी है एक अरशद नदीम। इन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जेवलिन खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में। हाँ, चेंग चाओ सूंग चीनी ताइबे के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं जो एशियाई रिकॉर्डधारी रहे हैं। अब बात आती है कि 90 मीटर पार करने वाले एशियाई खिलाड़ी कौन कौन हैं? तो चेंग चाओ चीन के हैं, नीरज चोपड़ा भारत के हैं, अरशद नदीम पाकिस्तान के हैं और रुमेश थरंगा श्रीलंका के हैं। तो ये 4 खिलाड़ी हैं जो एशियाई खिलाड़ी हैं जिन्होंने 90 मीटर से ज़्यादा का थ्रो किया है, भाला फेंका है, मतलब उसकी लंबाई कहाँ तक दूरी फेंका है? 90 मीटर से ज़्यादा दूरी में फेंका है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन से। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ए मेघालय, बी असम, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है असम। असम में ब्लू वैली क्लस्टर परियोजना शुरू की गई है। इस पहल का शुभारंभ गुवाहाटी में होगा। ब्लू वैली क्लस्टर कहाँ बनेंगे भैया? इसका सही आंसर है गुवाहाटी। और गुवाहाटी किस राज्य में है? असम में। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ब्लू वैली क्लस्टर जो योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? उसका सही आंसर होगा असम। और क्वेश्चन अगर स्थान के बारे में पूछता है तो गुवाहाटी। अब इस क्लस्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है फ्लेवर, सुगंध और आयुष क्षेत्र पर काम करेगा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। और यूरोप के एक राजदूत थे हेरवे डेल्फिन, इन्होंने असम को निवेश करने के लिए आकर्षित किया। असम में निवेश करेंगे ये। आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। चलिए, कल के करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 9 जून। एक क्वेश्चन था, पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स CAG इंटरवेंस दैट मेड ए डिफरेंस का संपादन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है विनोद राय जी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है कुमार शंकर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू एवं निकोटीन युक्त उत्पादकों पर 1 वर्ष का प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है? इसका सही आंसर है नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, तेजपुर लीची की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप किस देश के लिए भेजी गई है? इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, दुबई।
अगला क्वेश्चन है विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ। इसका आंसर है अहमदाबाद, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है मेगा लेदर क्लस्टर किन राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं। इसका सही आंसर है बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है लिवरपूल विश्वविद्यालय का भारत में कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा। इसका जो सही आंसर है लिवरपूल विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर विशेष कार्यबल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ। इसका जो सही आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कलिंग साहित्य महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। इसका सही आंसर है काठमांडू, नेपाल। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2026 में भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई जा रही है। इसका सही आंसर है 151वीं जयंती। अगला क्वेश्चन है 2021 और 25 में प्रमुख हथियार आयात में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। उत्तर है बी, भारत। अगला क्वेश्चन है भारत कोयला उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है। इसका सही आंसर है दूसरे। अगला क्वेश्चन है फिंच रेटिंग ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2027 में कितनी घटाई है और घटा करके कितनी बताई है। यह है 6.4%। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।